रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल में एक पेन किलर भी नहीं मिला ना। जब सिरकोट भागे यहाँ से, सिरकोटों में खाली इंजेक्शन घुसार बोला निकल। मेरी समझ में आया कि लोग क्यों पलायन कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में हमें इलाज मिलेगा नहीं और प्राइवेट में जाने की हमारी औकात नहीं है। दिख रहे हैं हम दोनों? हाँ। जय श्री केदार दगड़ों, कैसी हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। स्वागत करती हूँ आपका केदार घाटी तिलवाड़ा से। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की मैं रहने वाली हूँ और मेरा नाम है प्रीति बुटोला और मेरा ब्लॉग है प्रीति बुटोला यूके ब्लॉग। तो दगड़ियों, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत ही मुझे प्यार दिया है और इसी प्यार को ऐसे ही बनाए रखना दगड़ियों। बाकी आपको पता ही है कि आजकल इन दिनों मैं कितनी परेशान थी अपने हस्बैंड को लेके। सही कहूँ दगड़ियों तो दुनिया में सबसे पहले मेरे माँ पिता, उसके बाद मेरे पति ही हैं जिन पे मैंने हमेशा विश्वास किया है और जिनको मैंने चाहो हमेशा खुश रहें। भले ही बीच में मेरे भाई बहन भी हैं, उनको पता चलेगा मैंने उनका नाम नहीं लिया, वो मुझे बहुत गालियाँ देंगे, इसीलिए मेरे भाई बहन भी ज़रूरी है मेरे लिए। तो दगड़ियों, इनकी जो स्वास्थ्य है, आजकल सब लोग पूछ रहे थे बुटोला जी कैसे हैं, बुटोला जी कैसे हैं। तो आजकल थोड़ा ठीक हैं। इनकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई थी और लेकिन जिस हिसाब से देहरादून में जॉलीग्रांट वालों ने हमें बहुत ही होपलेस कर लिया था कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मतलब 4-5 दिन तक तो हम बिल्कुल मदहोश रहे। डिप्रेशन वाली प्रक्रिया होती है ना, मैंने किसी को फ़ोन भी नहीं उठाया, इतना रोई ना मैं। तो उसके बाद ही मैंने पता नहीं कैसे अपने आप को बांधा, हिम्मत बांधी, अपनी वीडियोस डाली मैंने सोशल मीडिया में। लोगों ने मुझे अच्छी सलाह दी। वैसे ज़रूरी होता है अपनी बातों को रखना। जैसे लोग कहते हैं ना कि बातों को मत रखो, तो बातों को रखना चाहिए ताकि हमें सॉल्यूशन मिल सके। तो मैंने अपनी बातों को रखा, तो लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे सॉल्यूशन दिए, कई लोगों ने मुझे फ़ोन नंबर दिए। उसके बाद मुझे पीजीआई का रास्ता मिला, मुझे चंडीगढ़ पीजीआई का रास्ता मिला। जब मैं वहाँ पहुँची तो सबसे बड़ी चुनौती जो मेरे सामने थी, पीजीआई हॉस्पिटल बहुत बड़ा है और वहाँ पर इतनी आसानी से नंबर नहीं आते हैं। बहुत होपलेस थी कि यार क्या होगा, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। एक भैया थे हमारे साथ में उस दिन फर्स्ट डे जब मैं पीजीआई गई, तो मेरे भैया भी मेरे साथ में थे और इनके कोई 1-2 फ्रेंड इनके थे साथ में। तो चुनौती यही थी कि क्या होगा, कैसा होगा। तो उसके बाद अचानक से कहते हैं ना, एक भैया ने हमें मैसेज कर लिया। उसका फ़ोन मैंने उठाया नहीं, तो इनके फ़ोन में उसने मैसेज किया कि ये एक नंबर है, इस पर कॉल करो, इससे आपको हेल्प मिलेगी पीजीआई में। तो जब मैंने कॉल किया तो मैंने उस नंबर पे बात की, तो वो भैया सच में बहुत ही अच्छे, मेरे रुद्रप्रयाग चौराहे के थे। उनका नाम था, क्या था उनका नाम? हाँ, कृपाल राणा जी। मैं कई कई बार नाम भूल जाती हूँ। बहुत ही अच्छे हैं वो भाई। मैं तो कहती हूँ जैसे लोगों के लिए मंदिर में देवता होते हैं ना, वैसे मेरे लिए वो भैया बहुत ही पूजनीय हैं। इस मुसीबत में उन्होंने मेरा साथ दिया। कृपाल राणा भाई जो चौरिया के हैं, बहुत ही अच्छे। बाबा केदार उनके परिवार को और उन्हें हमेशा स्वस्थ रखें और मतलब मैं कहती हूँ मेरी उम्र भी उनको लग जाए, इतने अच्छे हों भाई। ताकि हम जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, गरीब लोगों को उन्होंने इतनी मदद की ना। आजकल कलयुग में कौन पूछता है दगड़ियों किसी को। तो दगड़ियों जो कृपाल भैया, उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। तब पीजीआई में हम गए तो उन्होंने हमें, डॉक्टर हमारी वैशाली गुप्ता है, बहुत ही अच्छी हैं वो डॉक्टर, उन्होंने हमें वहाँ पे ट्रीट किया। उसके बाद हमें ऑपरेशन की डेट दी और उन्होंने हमें बोला कि जिस पर चोट लगी है, जिसके टाँके जॉलीग्रांट वालों ने मारे हैं, कि इसका तो अभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसके टाँके लग चुके हैं और घाव भरने में काफ़ी समय लगेगा। तो इसको छोड़ देते हैं, इस वाली आँख को ट्रीटमेंट करते हैं इस वाली आँख का। इसकी रोशनी भी इनकी ख़त्म हो रखी थी। तो आप लोग कह रहे होंगे दोनों आँखें ख़राब कैसे हो गई। तो जो दूसरी वाली आँख है, बचपन में चोट लगने के कारण थोड़ा सा वो उसका पर्दा कच्चा पड़ गया था, तो इन्होंने उस समय ट्रीटमेंट करवाया नहीं और धीरे धीरे करके जब 2021-22 में हमारा ये घर बना, तो इन्होंने थोड़ा हैवी काम किया होगा, इस वजह से उसका पर्दा फट गया। तो दगड़ो स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी कि हम हॉस्पिटल जा सके, बड़ी मुश्किल से मकान बन रहा था। फिर इंसान सोचता कहाँ है ना, क्योंकि अब सपोर्टर तो इनका कोई है नहीं, बैकग्राउंड तो कुछ है नहीं। तो इनको ऐसा लगा यार मैं पहले घर ही बना लेती हूँ, परिवार को सेटल कर लेता हूँ, उसके बाद अपना देखूंगा। हम आम जनता, हम गरीब लोग यही सोचते सोचते एक दिन मर जाते हैं। तो जब डॉक्टर ने दूसरी आंख देखी तो उन्होंने कहा कि इसमें जो पर्दा है वो फटा हुआ है, बहुत साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी रोशनी इनकी आए। तो उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद ही आपको बता सकते हैं। तो अब थोड़ा सा मतलब वहाँ से हमें थोड़ा सा उम्मीद की रोशनी मिली कि यार क्या पता हो जाए। इतना बुरा भी हमने नहीं कर रहा, कि थोड़ा सा उम्मीद, थोड़ी सी हमारे लिए प्रार्थनाएं दी, थोड़ा सा बाबा केदार पर मेरा विश्वास था कि कुछ तो अच्छा होगा मेरे साथ। उसके 1 हफ्ते बाद तब उन्होंने हमें बुलाया और 7 जनवरी को इनका
6 जनवरी को हम वहाँ गए, हम 5 जनवरी को वहाँ गए, 6 जनवरी को हम वहाँ एडमिट हुए और 7 को इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के अगले दिन इनको थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया था, तो मैं इतनी खुशी हुई ना, इन्होंने हल्का सा मेरी स्किन देखी, मेरे मेरे गालों को छुआ, कह रहे कि मुझे थोड़ा थोड़ा तो दिखाई दे रही है। जब मैं इतना रोई ना उस दिन में, मेरा कलेजा फट के हाथ में आ गया था कि यार मेरा पति मुझे देख रहा है। अभी तो मेरी बेटी की उम्र ही क्या थी, 12 साल ही तो थी, 12 साल भी कहाँ, सॉरी, मेरी बेटी भी 10 साल की है, अभी उसे 11वां लगेगा जुलाई से। तो मैंने कहा वो बड़ी होगी, अभी हमारा आगे इतनी सारी चुनौतियां हैं, इनकी दोनों आंखें बंद हैं, मैं अपने जीवन में क्या करूँगी। और इनका काम, आप लोग पूछ रहे हैं ये क्या काम करते हैं, तो देखो इनका प्राइवेट काम था, शादी में टेंट वगैरह का, तो बुकिंग वगैरह आती थी, वही काम करते थे। और जब शादियाँ नहीं होती तब ये गाड़ी चलाते थे। गाड़ी का काम भी इनका ठप हो गया, नहीं चला पाएंगे। शादियों का काम भी ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हैवी होता है, इनका कहीं जाना तो अभी है नहीं। तो अब चुनौती ये है कि अब आगे क्या होगा। तो आगे मैंने इनको बोला है कोई नहीं, मेरे सोशल मीडिया में काफ़ी वीडियो हैं, फेसबुक से थोड़ा बहुत अर्निंग होती है, यूट्यूब से तो बिल्कुल नहीं होती है। फेसबुक ने भी काफ़ी डाउन कर लिया है, लेकिन 6-7 महीने का या 2-4 महीने का मैं देख लूँगी, जो भी मुझसे होगा। कर्ज भी होगा तो क्या करें फिर, जब ठीक हो जाएंगे तब कमा के हम लोगों का पैसा ज़रूर वापस करेंगे। जिन्होंने हमारे बुरे समय पे हमारा साथ दिया है उनका पैसा भी हम ज़रूर वापस करेंगे। बस दगड़ियों, आप लोग अपना साथ देना। मेरी यूट्यूब से अगर ब्लॉग वगैरह चल गई, मेरी वीडियो चल गई, तो इसका जो पैसा आएगा, इनका ट्रीटमेंट, घर का खर्चा और लोगों का कर्ज दे पाऊँ मैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें आप लोगों ने मेरा साथ देना है दगड़ियों। और बाकी इनको मैं बोलती रहती हूँ टेंशन नहीं करनी, ठीक है मेरे पापा, बिल्कुल भी नहीं करनी टेंशन है। तो देखो बाकी उत्तराखंड के हॉस्पिटलों के आपको हाल पता है। हमारे उत्तराखंड में तो हम लोग सिर्फ जातीय धर्म के नाम पे ही बिक जाते हैं, दारू की बोतलों में ही लोग बिक जाते हैं, खाने वाले नेता अपना खा देते हैं, हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। अरे क्या बोलना, अच्छा है जो लोग पलायन करके देहरादून चले गए। जब मैं देहरादून में थी ना दगड़ों, दीदी के घर में, तो मैंने कहा दीदी अच्छा हुआ तो देहरादून आ गए, वरना आज हम कहाँ रहते। कितना सुकून मिला मुझे वहाँ पे, हैं। मेरी तो अखत नहीं है देहरादून में घर बनाने की ना, लेकिन दीदी ने बनाया, उसमें बहुत खुशी हुई। हमारी फैमिली में कोई भी बीमार होता है ना, सब दीदी के घर ही जाते हैं, वहीं पे रहते हैं, है ना। अगर नहीं होता दीदी के घर, कहाँ जाती मैं। मतलब ये बहुत गंभीर मामला है ये, कि जिसका देहरादून में रिश्तेदार नहीं होगा वो कहाँ जाएगा, वो तो मर जाएगा बेचारा। आजकल कौन किसी को अपने घर रखता है। तो हम पहाड़ी लोगों की बहुत दुर्दशा है दगड़े, बहुत ज़्यादा दुर्दशा। पर जो भी है, भगवान ने थोड़ी मेरी सुन ली है, ये थोड़ा देखने लग गए हैं। ये है कि बाथरूम वगैरह जाने लग गए हैं, खाना खाने लग गए हैं। पहले तो इतना भी नहीं कर पाते थे, मुझे इतनी की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन चलो बाबा केदार ने इतना सुन लिया, देख लिया, तो अब अच्छा लग रहा है। तो दगड़ियों, यहाँ पे राजवीर आया है अन्वी के पापा से मिलने, क्योंकि अन्वी के पापा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए आते हैं ना गाँव में। तो राजवीर। हाँ जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को प्रणाम। और आज यहाँ पे आए हैं भैया की खबर करने के लिए। और पहले तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, जिस दिन मैं आया था भैया घर पे नहीं थे, पर आज जो है यहाँ पे आए हैं और भैया का हालचाल जाना। धीरे धीरे स्वास्थ्य जो है भैया का ठीक हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी मुझे भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, मैसेज आए, सब ने पूछा कि क्या हुआ, कब कब आएंगे वो घर, ऐसा वैसा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि सभी की दुआओं से जो है हमारे भैया यहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं और अपने घर पे हैं अभी। तो सभी का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यहाँ पे देखा, भैया हो भाभी हो, इनका सबसे बड़ा ये था कि जब इनका बुरा वक्त आया, उस टाइम पे इन्होंने जो है हिम्मत नहीं हारी और हौसला बनाए रखा। तो सबसे बड़ी बात मुझे वही लगी। और जीवन में ये होता है ना कि सुख दुख तो हर किसी का आता जाता है, पर हमें जो है कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो बाकी ये सब देख के बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने अपने बुरे वक्त में भी जो है अपना धैर्य इतना मजबूत रखा कि कब बुरा समय कट गया तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। बाकी जो है भैया स्वस्थ हो गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे भी धन्यवाद, हमें इतनी कॉल्स करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए। तूने भी बहुत बोला, भले उतनी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन तुम लोगों ने, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने बहुत मदद की। बिल्कुल, मदद करना यही होता है हमारा सही फर्ज बात है ना। अब ये है कि बुरा वक्त होता है ना कि अच्छाई में किसी का साथ ना दो, पर बुरे देना वक्त में साथ देना है ना। चाहिए। तो हमारा बाकी वही है और कि जो बुरे वक्त में साथ देते हैं ना, रियल में वही अपने होते हैं। बिल्कुल। बाकी खून का रिश्ता ये जरूरी नहीं होती, ये चीज़ें जरूरी नहीं होती हैं। और मैं बता दूं आपको कि वैसे मतलब हमारा भी उतना क्लोज रिश्ता नहीं था। मतलब क्या है कि भैया का ननियाल हमारे तरफ पड़ता है, भटवाड़ी गांव में, हमारे चंद्रपुरी में। तो पहले हम जानते नहीं थे, तो अचानक से भाभी जी वहाँ पे आए, तो जान पहचान हुई, वहीं से रिश्तेदारी हुई।
और ये होता है दोस्तों, अगर हमारा दिल साफ हो, मन साफ हो, तो रिश्ते जो है हमारे अपने आप ही जुड़ अपने जाते आप हैं। जुड़ जाते हैं, है सही ना। बात। तो सबसे बढ़िया बात यही है कि जान जबकि पहचान अनवी हो के गई। पापा से तो आज ही मिल रहा है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम मिला, और भैया का व्यवहार, बात करने का तौर तरीका बहुत अच्छा मुझे भी लगा है, और सच में भैया बहुत अच्छे हैं। और भाभी से कहना चाहूँगा कि भैया को कलिया मत बोलना भाई, क्योंकि भैया उतने कलिया भी नहीं है अरे जितना आप बोल रहे रामोदा, हो, है ना। आजकल गोरे हो गए हैं। अनी पापा, आजकल तुम गोरे हो गए, पता तुम्हें? देखो इधर देखो इधर भैया। देखो, देख, आजकल तुम गोरे हो गए, स्मार्ट लग रहे हो तुम। ठीक है, हाँ, ठीक हो जाओगे। जब मेरी दीदी ने मकान बनाया देहरादून में 2011 में, तो मैं हमेशा अपनी दीदी को बोलती थी, दीदी तूने क्यों बनाया देहरादून में मकान, गाँव में रहना, गाँव अच्छा है। तो दीदी ने बोला, तुझे पता है गांव में सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है, हम बीमार होने हमें हॉस्पिटल आना पड़ेगा। मैं कहती हूँ कौन सा रोज हो रही बीमार, क्या बात है, एक दिन बीमार होगी तुझे ले जा लेंगे देहरादून। दीदी ने, मैंने कहा नहीं दीदी, हमारे हॉस्पिटल भी अब अच्छे हो गए हैं, थोड़ी सुविधाएं हो गई हैं। दीदी ने कहा कुछ नहीं हुआ है बस, ठीक है। तो मैं हमेशा उसको कोसती रहती थी कि तूने पलायन क्यों किया। लेकिन दगड़ों, जब मेरे साथ 16 दिसंबर को ये हादसा हुआ और रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल में एक पेन किलर भी नहीं मिला ना, जब सिरकोट भागे यहाँ से, सिरकोट वाले खाली इंजेक्शन घुसार बोला निकलो यहाँ से, सीधा रेफर देहरादून के लिए। जब हम देहरादून गए ना, हमको देहरादून के बारे में कुछ पता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, ठगा हमको जौरे वालों ने भी। तब जो भी था थोड़ा वो थी कि मैं थोड़ा एक्टिव थी उस चीज़ में, तो थोड़ा मैंने जो भी किया संभाला खुद को। तब मैं दीदी के घर रही, तब मैं दीदी को बोला, दीदी अच्छा हुआ तूने पलायन कर लिया, अच्छा हुआ तूने घर में मकान नहीं बनाया, तूने देहरादून में मकान बनाया, वरना मैं कहाँ जाती। तब बोल रहे कि हाँ, अब आया समझ में कि लोग क्यों पलायन कर रहे हैं। अब मेरी समझ में आया कि लोग क्यों पलायन कर रहे हैं, और हम लोग उन पलायन करने वालों को कोसते रहते हैं। अरे उनको क्यों कोस रहे हो, अपनी सरकार को कोसो ना है। उन भाई जिसने जिंदा रहना है वो तो पलायन करेगा ही ना। देहरादून में तुम्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी, पहाड़ों में कुछ नहीं मिलेगा, मर जाओगे यहाँ पे, पूछने वाला भी कोई नहीं आएगा। इतनी दुर्दशा है यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की है। इंसान को जिंदा दर्द 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 झेलने के लिए भी इंजेक्शन नहीं है। पता है हम गरीब लोग क्या हैं, हम गरीब लोग हैं, सरकारी हॉस्पिटल में हमें इलाज मिलेगा नहीं, और प्राइवेट में जाने की हमारी औकात नहीं है। हम ऐसे ही मरेंगे, ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह मरेंगे हम। हमने खाली बस लड़ना है, मरना है, ऐसे हमें इलाज कभी मिलेगा नहीं, हमने ऐसे रहना है, खाली वोट बैंक है हम, और कुछ नहीं है। आज जब मेरे पे इतनी बीती, तब मुझे समझ आया। इतनी दूर चंडीगढ़ गई मैं, देहरादून में भी नहीं मिला मुझे इलाज, तब चंडीगढ़ गई मैं। चंडीगढ़ में कैसा पीजीआई इतना बेस्ट हॉस्पिटल क्यों है, हमारे रुद्रप्रयाग में क्यों नहीं है बेस्ट हॉस्पिटल, हमारे श्रीनगर में क्यों नहीं है। अरे जिला अस्पताल को दो कम से कम ढंग का करो, वहाँ पे कम से कम इंसान को पेन किलर की व्यवस्था तो कराओ, उतना भी बजर पड़ाओ, उतना भी नहीं है। मैं कह रही हूँ मैंने क्यों बनाया होगा ये मकान है तिलवाड़ा में, उससे अच्छा देहरादून में बनाती। अब पछता रही हूँ मैं, क्यों नहीं किया होगा मैंने पलायन। क्या करे, बहुत प्यारा था ना अपने पहाड़ों से, छोड़ना नहीं चाहते थे अपने पहाड़ों को। और अब इतनी औकात भी नहीं है कि देहरादून में घर ले, देहरादून में जमीन ले, हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है। अब मरो, ऐसे ही झेलते रहो, अब यही है हमारी दुर्दशा, और क्या करना हमने, बस कुछ नहीं हो सकता। टाइम हो रहा है रात की 10:30, और सब खाना खा के देखो टप करके सो गए हैं बिस्तर के अंदर। अनवी की पापा को मैंने दवाई खिला दी, आंखों में दवाई डाल दी, उनके पैरों में भी दवाई लगा दी है। अनवी को मैंने सुला लिया है, बर्तन धोए, उसके बाद पूरा किचन साफ़ किया, और मुझे किचन में आते आते हो गए हैं 10:30, तब तक ये लोग सो गए हैं। अब मुझे वीडियो एडिट करनी है, 1 घंटे 1.5 घंटे उस पर लगेंगे। सोऊंगी मैं 11:30 तक, उसके बाद फिर सुबह 5 बजे खड़े उठना है, क्योंकि कल अनवी का 26 जनवरी का प्रोग्राम भी है, उसको तैयार वगैरह करना है, घर ही से तैयार करके उसके स्कूल भेजना है। तो मेरे पास सिर्फ 4-5 घंटे ही बचते हैं सोने के लिए, उसी टाइम पे मुझे सोना होता है, फिर दिन भर बहुत काम होता है मेरा। तो दगड़ियों, मैंने आज का ब्लॉग बनाया, आपको कैसा लगा तो अपनी राय ज़रूर लिखें। मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं ज़रूर कमेंट करें। और दगड़ियों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। आप ही लोगों का साथ और सपोर्ट मुझे चाहिए, तभी मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। अभी मैं बहुत ही छोटे स्तर पर हूँ, अभी मेरी शुरुआती दौर है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। और अभी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दगड़ियों, क्योंकि जब आप लोग मेरा समर्थन करोगे तभी मेरे यूट्यूब पे वॉच टाइम कंप्लीट होगा, मोनेटाइज होगा, और जो भी उससे पैसा आएगा मैं उसी से इनका ट्रीटमेंट करूँगी दगड़ियों। 1-1.5 महीना हो गया है घर ही में है, तो हमारा ऐसा कोई इनकम सोर्स नहीं है, बस यूट्यूब और सोशल मीडिया से थोड़ा सा मेरा पैसा आता है।
अभी यूट्यूब से नहीं आता है, बस थोड़ा सा फेसबुक से आता है, बाकी कहीं से नहीं आता है। तो दगड़ियों प्लीज़ मेरा साथ देना। जय श्री केदार दगड़ियों, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई यूट्यूब ब्लॉग। थैंक यू।